Assalamualaikum students, it's me Tayyaba Azam, and today we start our new chapter number 3, Biodiversity of Sin textbook 9th class. Now the kingdom number 3 is the kingdom fungi. किंगडम फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एब्जॉर्प्शंस के थ्रू अपना फूड हासिल करते हैं और इनके पास सेल वॉल होती है जो एक करेक्टर इन्हें रिजेंबल करता है प्लांट से, बट इनकी सेल वॉल की कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है. प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज and pectin, but the fungi cell wall is made up of chitin. माइसीलियम इसकी हम बॉडी को कहते हैं जो कि बनी होती है हाइफी से. हियर इज द एग्जांपल ऑफ द किंगडम फंजाई. वन इज द मशरूम. अच्छा, मेक श्योर दैट स्टूडेंट्स मशरूम हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉइजनस होते हैं और एक ईटेबल होते हैं. एंड हम मशरूम से बहुत सारे एसेंस फ्रेगनेंस भी बनाते हैं. और दूसरी तरफ हमारे पास जो फंजाई की एग्जाम्पल है वो है म्यूकर. किंगडम प्लांटिया. स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांटिया के कैरेक्टर्स ये हैं कि ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. In nutrition, they are autotrophic in nature, having chlorophyll and photosynthesis take place in them, and they have large vacuole and nucleus is present in a side, ठीक है, and having a cell wall. The two example of kingdom plantia is here ulva and bryophytes. Bryophytes are some lower plants which don't have a vascular bundles, and on other hand is ulva. Ulva is aquatic plant. Kingdom Animalia. The characters of kingdom Animalia are this: they are eukaryotic multicellular organisms, heterotrophic in nature, and they take their food by ingestive method. They don't have cell wall, and their cellular structure is oval or circular, and nucleus is present between the cell. There is two examples. One is starfish, which is aquatic, and other side is kangaroo, which are pouch organisms and found in forest areas. वायरस. स्टूडेंट्स, वायरस को हम किसी भी फाइलम में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज वायरस इज नॉन एज द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि जब वायरस किसी लिविंग बॉडी के इनसाइड होता है तो इट इज़ सर्वाइव एज लिविंग, बट जब ये आउटसाइड टू एनी लिविंग बॉडी होता है तो इट इज़ नॉन एज नॉन लिविंग. ठीक है, बिहेव लाइक अ नॉन लिविंग थिंग. ठीक है, तो अब जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है, और जो हमारे पास एग्जांपल यहाँ मेंशन है बैक्टीरियोफेज वायरस की, इट मीन्स ये वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया पर इफेक्ट करता है या बैक्टीरिया पर डिजीज़ कॉज करता है, और वायरस का साइज बैक्टीरिया से ज़्यादा छोटा होता है. ठीक है, अब ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि इसके पास हेड है. हेड में इसका डीएनए होता है. एज यू नो कि वायरस के पास जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है. ठीक है, वो डबल स्ट्रैंड नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, और उसके साथ कुछ इंटरनल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. हेड के साथ नेक, देन टेल विच इज शीथ कवर्ड. ठीक है, मतलब उसमें शीथ की कवरिंग होती है, एंड देन टेल फाइबर्स. ठीक है, एट द एंड इट हैव पिन्स. तो स्टूडेंट्स, वायरस वर्क कैसे करता है कि जब ये जाके अपने किसी होस्ट पर इफेक्ट करता है तो अपने टेल फाइबर्स के थ्रू उसमें स्पोर करता है, और स्पोर करने के बाद अपना हेड उसमें इंसर्ट कर देता है, स्पेशली अपना डीएनए, और फिर वो वहाँ जाकर दो टाइप्स में, या तो उस सेल में जाके अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, या तो उस सेल के डीएनए को हाइजीन कर उससे जो मज़ीद डिवीजन होती है वो एबनॉर्मल सेल्स की होने लग जाती है, जो कि अकॉर्डिंग टू वायरस के डीएनए की होती है. तो अब वायरस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है पॉइजन, and as I tell you, it is a borderline between living and non-living organisms. बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर. इसका कॉन्सेप्ट तो सबसे पहले दिया था एरिस्टोटल ने, लेकिन फिर इसे एक स्पेसिफिक वे में या नोमेनक्लेचर में मेंशन करने वाले कार्ल लिनियस स्वीडिश नेशनलिस्ट थे.
अच्छा, ये इन्होंने हमें क्यों ज़रूरत पेश आई कि हमें बायोनॉर्मल नोमेनक्लेचर करनी चाहिए या हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी स्पेशी का साइंटिफिक नेम करना चाहिए? क्योंकि देखिए हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। फिर हर लैंग्वेज के लिहाज से, हर अपने कल्चर के लिहाज से हर इंसान किसी भी स्पेशी को या किसी भी वेजिटेबल को या फ्रूट को अपनी लैंग्वेज के लिहाज से पुकारता है या उसका नाम रखता है, ठीक है। तो हम अब जिस तरह हम फिजिक्स में पढ़ते हैं एसआई यूनिट्स के एक वो स्पेसिफिक यूनिट्स हैं जिसे आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली उसमें आपने उसे मेजर करना है। इसी तरह से साइंस में या बायोलॉजी में हमारे पास साइंटिफिक नेमिंग होती है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे मल्टीपल नेम है भी तो उसे इंटरनेशनली एक नेम से किससे पुकारा जाता है तो वो उसका उसे हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, ठीक। अब जिस तरह यहाँ एग्जांपल दी गई है प्याज की, उर्दू लैंग्वेज में हम प्याज कहते हैं, ठीक है। पंजाबी में हम उसे गंडा कहते हैं, सिंधी में हम उसे बसर कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे अनियन कहते हैं। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली ऑल ओवर द इंटरनेशनल उसका नाम देखो तो वो है एलियम सीपा, ठीक है। तो अब आप एलियम सीपा जहाँ भी किसी भी कंट्री में जाकर नाम लेंगे तो दे इजीली आइडेंटिफाइड वी आर टॉकिंग अबाउट अनियन या प्याज या गंडा या बसर। Problems associated to conserve biodiversity due to the human interventions। अच्छा, हमारे पास कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है? कंजर्वेशन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हमारे पास कोई भी स्पेशी एक्सटिंक्ट होने वाली हो या इंडेंजर्ड कंडीशन में हो। एक्सटिंक्ट हो जाना मतलब कि वो स्पेशी ख़त्म हो चुकी हो किसी भी पर्पस की वजह से, आइदर डिफोरेस्टेशन की वजह से, हंटिंग की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो अगर वो ख़त्म हो गई है तो उस स्पेशी को हम कहते हैं एक्सटिंक्ट। और अगर वो ख़त्म होने वाली है, बहुत ज़्यादा ख़तरे में है कि उसकी बहुत कम स्पेशीज़ रह गई हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेशी। अगर वो स्पेशी ख़त्म होने का खदशा है लेकिन इतनी ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई, उसे अभी हम कंजर्व कर उसे एक उसका एक्चुअल हैबिटेट प्रोवाइड करके उसे मज़ीद रिप्रोड्यूस करवा के उसकी स्पेशीज़ को हम मेंटेन कर सकते हो, उसे हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पेशीज़, ठीक है। इंडेंजर्ड जो कि कम ख़त्म हुई हो, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो कि बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई हो और बहुत स्पेसिफिक स्पेशीज़ रह गई हो, और एक्सटिंक्ट जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है डायनासोर्स की। और यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि आप मालखोर देख रहे हैं और स्नो लिपर्ड देख रहे हो और इंडस हमारे पास यहाँ पर व्हेल है और ये टर्टल है, ग्रीन टर्टल। ये सब किसके एग्जांपल है? ये वो स्पेशीज़ हैं जो कि हमारे पास इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशंस में है। अच्छा, IUCN एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, ये एक ऐसा इदारा है जो कि वर्क करता है बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन पर। 70% of biodiversity is lost in the Pakistan. Why? Because of the deforestation और the causes of deforestation, जैसा कि बहुत सारे हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है या अर्बनाइजेशन है, ये सब चीज़ें हमारी डिफोरेस्टेशन में आ जाती हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन भी उन पर होते हैं कि उसमें हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन से क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाती है। इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पेशीज़, मतलब डिफोरेस्टेशन की वजह से हमारे पास बहुत सारी स्पेशीज़ जो है इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट भी कॉज होती है, बिकॉज जो फॉरेस्ट होता है उसमें एक बहुत ह्यूज डाइवर्सिटी होती है लाइफ की। तो अगर आप उसे ख़त्म कर देंगे तो वो सारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड कंडीशन में चले जाएंगे या एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। Must watch, like, comment, share and subscribe our channel Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Except video lectures, we can provide PDF lectures and MCQs. Thanks for watching.